हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट क्लास नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लोथल। लोथल जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में है, जिसे मिनी हड़प्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी हड़प्पा। मिनी हड़प्पा किसे बोलते हैं? तो लोथल को बोलते हैं। इसकी खुदाई जो है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो SR राव के द्वारा इसकी खुदाई कराया गया था 1954 ईस्वी में, ठीक है ना। और यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है, यानी लोथल जो स्थित है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सारनाथ में। सारनाथ से गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का आरंभ किए थे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि दांडी यात्रा, ठीक है ना। दांडी यात्रा से संबंधित है कौन? सबनीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, जो दांडी यात्रा था उसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा 78 अनुयायी के साथ में इन्होंने साबरमती से 24 दिन की यात्रा किए थे। कितने दिन की यात्रा? 24 दिन की यात्रा किए थे और उसके बाद फिर दांडी पहुंचे थे, ठीक है। फिर वहाँ नमक बनाकर कानून को यानी कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, ठीक है। यह शुरू कब हुआ था सबनीय अवज्ञा आंदोलन? तो 12 मार्च, ठीक है ना, 12 मार्च से, ठीक है ना, 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक, ठीक है। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यह यात्रा चला था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? लाला हरदयाल का संबंध जो है वो किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गदर पार्टी से था, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसकी गदर पार्टी की जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना, ठीक है ना, सोहन सिंह भाखना, इधर लिख देते हैं, सोहन सिंह भाखना इसके क्या थे? संस्थापक, ठीक है ना, संस्थापक थे कौन? सोहन सिंह भाखना। और महासचिव थे लाला हरदयाल जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत की आज़ादी मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि आचार्य JB कृपलानी यानी कृपलानी जी थे इसके अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम जो इसका सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था? तो बम्बई में, ठीक है ना, बम्बई में हुआ था प्रथम सम्मेलन। और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल जो रहा था 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, इनका लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, यानी कहाँ से हुआ था चिपको आंदोलन का आरंभ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड से इसका आरंभ हुआ था। कब? 1973 में, ठीक है। 1973 में इसका आरंभ हुआ था, किसका? चिपको आंदोलन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी किस युद्ध से? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अफीम का युद्ध। अफीम युद्ध से ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई? ठीक है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 1688 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, जिसे रक्तहीन क्रांति भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने थे। कौन? BR अम्बेडकर। ठीक है ना, प्रथम क्या? कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान जो है वो कब अपनाया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को क्या किया गया? अपना लिया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में टोटल समय जो लगा वो कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है ना, भारतीय संविधान को बनाने में टोटल इतना समय लगा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? ठीक है ना, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रेड यूनियन जो है वो किस में आता है? तो समवर्ती सूची का एक विषय है। ठीक है, भारत में 7वीं अनुसूची को 3 अनुसूची में बांटा गया। 7वीं अनुसूची में है तीनों का। ठीक है ना, जिसमें क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, भारत की 7वीं अनुसूची में है। ठीक है ना, 7वीं अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं आगे, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ठीक है ना, किस में शामिल नहीं है? तो यानी भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, इसके बारे में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 19 में बताया गया है, अनुच्छेद 19 में बताया गया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। ठीक है ना, जो कि भारत में टोटल 6 मूल अधिकार है। मूल अधिकारों की संख्या कितना है? तो 6 है। मूल अधिकार अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो एक बार बोल देते हैं, याद रखिएगा। पहला है मूल अधिकार में समानता का अधिकार। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। ठीक है ना, टोटल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, यानी कि मूल अधिकार वर्तमान में कितने? 6 हैं। और पहले कितने था? यानी कि पहले जो मूल अधिकार था वो 7 था, लेकिन वर्तमान में अब 6 हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कितने साल बाद होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 5 वर्ष बाद होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है ना, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल रहा था 1950 से लेकर के 62 ईस्वी तक। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य और क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति को जो चुना जाता है वो किस प्रकार से चुना जाता है? तो संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के जो क्षेत्र हैं उसमें विधानसभा के निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोल रहा है भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, यानी कि किनको देता है? यानी कि भारत के जो महान न्यायवादी हैं उनको नियुक्ति कौन कराते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। महान न्यायवादी की जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 76। ठीक है ना,
अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, जिनकी नियुक्ति कौन कराते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो सदन की जो कार्यवाही होता है उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग बस नहीं करते। ठीक है ना, यानी वोटिंग करने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बाई के अलग समिति। बाई के अलग समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, बाकी सभी चुनाव सुधार से संबंधित कमेटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? यानी महापौर जो होते हैं वो निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नगर निगम। नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? महापौर होता है, उन्हें महापौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ईवीएम। ठीक है ना, ईवीएम का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? ठीक है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, ईवीएम जो कि 1982 में यूज किया गया था सबसे पहले। ठीक है, 1982 में इसका यूज किया गया था प्रथम बार। ठीक है ना, 1982 में कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले यह यूज हुआ था केरल में। ठीक है ना, केरल राज्य में सबसे पहले यूज हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ठीक है ना, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? यानी कि निम्न में से कौन जो है सौर मंडल का ग्रह नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी प्लूटो। प्लूटो जो है वो ग्रह में नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है वो निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि केन्या से होकर गुजरती है, और पूरे विश्व में भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देश से? 13 देश से। ठीक है ना, भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीपों में फैला हुआ शहर जो निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इस्तांबुल, जो कि कहाँ का शहर है? तो तुर्की की है। ठीक है ना, और तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा, लेकिन तुर्की की सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल। ठीक है ना, और यह इस्तांबुल ही है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ शहर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है फर। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अल्पाइन वन से संबंधित है। कौन? फर वनस्पति। अल्पाइन का एक और उदाहरण है जिसे बोलते हैं देवदार। देवदार किस वन का उदाहरण है? तो अल्पाइन वन के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ठीक है ना, निम्न में से सबसे लंबी नदी जो है, यानी कि ऑप्शन में अनुसार जो दिया गया है वो सबसे लंबी नदी कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि अमेजन नदी, जो कि निम्न में से सबसे लंबी नदी है। और ऐसे बोला जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, नील नदी है। कौन है? नील नदी। ठीक है, जो कि मिस्र में बहती है, और ऑप्शन के अनुसार अमेजन इसका राइट आंसर है। और ऐसे ऑप्शन में यदि इस प्रकार से बोला जाए कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो अमेजन नदी विश्व में दूसरा नंबर में आता है इसकी लंबाई के अनुसार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, यानी कि निम्न में से कौन सा देश है जो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जर्मनी के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, जर्मनी को एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, बिस्मार्क। ठीक है ना, और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, सरदार वल्लभ
भाई पटेल, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो एकीकरण किए थे वो सरदार वल्लभ भाई का इनमें महत्वपूर्ण भूमिका था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, ठीक है ना। यानी कौन सी क्रांति का संबंध है, अंडों के उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रजत क्रांति का संबंध है अधिक अंडों के उत्पादन से, ठीक है ना। गुलाबी क्रांति का संबंध है किससे, मांस और पोल्ट्री से संबंधित है, ठीक है ना। मांस से संबंधित है किसका, गुलाबी क्रांति का संबंध है। और भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक से संबंधित है कौन, भूरी क्रांति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मोटे अनाज जो है वो बागान फसल में नहीं आते हैं, ठीक है ना। मोटे अनाज जैसे ज्वार ये सभी क्या है, मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, जो कि बागानी फसल में नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, ठीक है ना। कौन सी रबी फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चावल जो है वो रबी में नहीं आता है। चावल किस में आता है, खरीफ फसल में आता है, ठीक है ना। खरीफ फसल में आते हैं चावल, जबकि चना, गेहूं और सरसों, राई वगैरह इसमें आता है। तो ये सभी आते हैं रबी फसल में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केरल का सबसे अधिक है कितना, 94% सबसे अधिक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका आ जाता है मिजोरम राज्य में, ठीक है ना, जिसमें लगभग 91% साक्षरता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि असीमित आवश्यकताएं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, जिसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक बोलते हैं उसे, ठीक है ना, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सर विलियम मुइर के द्वारा किया गया था। सर विलियम मुइर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जॉन लॉक के द्वारा, ठीक है ना, जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। कौन सी संधि जो है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि नाटो को बनाया गया था, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल, ठीक है ना, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में, ठीक है ना, ब्रुसेल जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना, 1950 ईस्वी को। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है ना। अब चुनाव आयोग का संबंध जो है, चुनाव आयोग, ठीक है ना, चुनाव आयोग का संबंध है अनुच्छेद 324 से, ठीक है ना। इसे अधिकार है, तो किसका किसका अधिकार है चुनाव कराने का, तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा।
ये सभी के चुनाव जो है वो कौन कराते हैं, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयोग है ना, भारत का चुनाव आयोग, जिसका संबंध है अनुच्छेद 324 से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है, उत्तर भारत में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। यह मेला मार्च महीने में 5 दिन के लिए लगता है, जिसमें जैन धर्म में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु आते हैं, ठीक है ना। किसमें, काम्पिल मेला, जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केंचुआ, इसका क्या है, मुख्य जीव है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट जीव है कौन है, तो केंचुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। निम्न में से कौन एक अकोशिकीय जीव है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि विषाणु जो अकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। जिस जंतु में एक कोश का पाए जाते हैं उसे एक कोशिकीय बोलते हैं, ठीक है ना। एक कोश का जिसमें पाया जाता है उसे एक कोशिकीय बोलते हैं, और जिसमें एक से अधिक कोश का पाए जाते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन विषाणु अकोशिकीय, इसमें कोई कोशिका ही नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। मैलिक एसिड जो कि किसमें, सेब में पाया जाता है। मैलिक एसिड सेब में, और लैक्टिक एसिड दूध और दही वगैरह में पाए जाते हैं, यानी कि दूध से जो भी बनता है जैसे दही, ये सभी में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। टैनिक एसिड जो कि चाय में पाया जाता है, टैनिक एसिड किसमें, चाय में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है, यानी सबसे बड़ी जो धमनी है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उसे महाधमनी कहते हैं, या इंग्लिश में एओर्टा भी बोलते हैं। एओर्टा को ही महाधमनी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में है, पुनः जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना, ठीक है ना, प्रतिस्थापन करना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद, ठीक है ना, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सटन एवं बोवेरी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, ठीक है ना, पीड़ाहारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नावल जीन, ठीक है ना, नावल जीन जो दवाई है वो क्या है, पीड़ाहारी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है जिसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम जो उत्पाद होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि पाइरूबिक एसिड कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पाइरूबिक एसिड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B9, ठीक है ना, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि फॉलिक एसिड बोलते हैं उसे, फॉलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन शब्द जो है, ठीक है ना, विटामिन का खोज जो है वो फंक के द्वारा किया गया था। कब, 1912 ईस्वी में। विटामिन को टोटल 6 भागों में बांटा गया, जिसमें कौन कौन होते हैं, A, B, C, D, E और K होते हैं, ठीक है ना। टोटल 6 विटामिन होते हैं, 6 भागों में इन्हें बांटा गया है, जिसमें A, B, C, D, ठीक है ना, A, D, E, K, ये जो होते हैं क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और बाकी जो आपके बच जाते हैं B और C, ठीक है ना, B और C जो है ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं विटामिन, ठीक है ना।
यानी टोटल विटामिन जो होते हैं 6 भागों में बांटा गया, A B C D E के। इसमें A D E K ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं और B और C जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, यानी कि ओजोन जो परत है उसे नुकसान पहुंचाता है, कौन सा गैस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, CFC जिसे बोलते हैं। यह गैस जो है मेन रूप से फ्रिज और रेफ्रिजरेटर वगैरह से AC और रेफ्रिजरेटर से यह निकलते हैं। ठीक है ना, CFC किससे निकलता है? तो AC और रेफ्रिजरेटर से, जनरेटर। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर से यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि ओम। ओम जो है वो मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, जैसे मीटर, मीटर किसका मात्रक है? तो लंबाई का, लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक क्या है? तो सेकेंड। एम्पियर, एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? तो एम्पियर है विद्युत का। ठीक है ना, विद्युत का, विद्युत का मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। ठीक है ना, और आपको विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन है? ओम। ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। लेकिन यह ओम जो है वो क्या है? वो आपको मूल मात्रक नहीं है। ठीक है ना, मूल मात्रक में नहीं आता, बाकी सभी मूल मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण V बराबर U प्लस A इंटू टी जानकारी देता है, यानी किसका जानकारी देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वेग और समय का एक कार्य है। ठीक है ना, वेग और समय का एक ही कार्य है, यह जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बल का विमीय समीकरण जो होता है वो क्या होता है? बल का विमीय समीकरण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बल बराबर होता है MLT इनवर्स 2। ठीक है ना, MLT इनवर्स 2। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर यानी F बराबर होता है क्या? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है ना, त्वरण। ठीक है, ये होते हैं बल बराबर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, KWH की इकाई है। ठीक है ना, KWH की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि ऊर्जा। ठीक है ना, ऊर्जा इसकी इकाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। स्पष्ट प्रतिध्वनि, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, यानी कि न्यूनतम दूरी जो है वो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूनतम दूरी होना चाहिए कितना? 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई जो पृथक होता है यानी अलग होता है, उसमें कौन सा बल के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अपकेंद्री बल के कारण जो उसमें से मलाई है वो अलग होता है दूध से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, जल का हिमांक बिंदु क्या है? जल की जो हिमांक बिंदु है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो क्या होता है? हिमांक बिंदु होता है इसका। हिमांक बिंदु का मतलब क्या होता है? जब तापमान जिस पर कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु द्रव ठोस अवस्था में, यानी कि कोई द्रव जो है वो ठोस अवस्था में या बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है, उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, हिमांक कहते हैं। जैसे जल का हिमांक जो है कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। ठीक है, वह प्रकाश वर्ण जो प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, अधिकतम विचलित होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक है। ठीक है ना, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है, जबकि लाल रंग का विचलन जो है वो सबसे कम है। ठीक है ना, लाल का विचलन सबसे कम है जबकि बैगनी का विचलन सबसे अधिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी वैद्युत धारा जो होता है उसका परिमाण मापने के लिए उपकरण का यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे
अ मीटर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अ मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, ठीक है ना, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जल वाष्प उसे बोलते हैं, ठीक है ना। जल वाष्प क्या है, तो जल वाष्प पानी का गैसीय अवस्था है, ठीक है ना, पानी का गैसीय अवस्था है जिसे जल वाष्प बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है क्या विद्युत का कुचालक है, बाकी एल्युमिनियम, तांबा, चांदी सभी विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना, यानी कि विद्युत उससे निकल, यानी कि इस पार से उस पार, यानी कि विद्युत का सुचालक मतलब उसमें करंट पास होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक, स्थिर जो कक्षक है का कोणीय संवेग होता है, ठीक है ना, क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि NH बाई 2 पाई, ठीक है ना, NH बाई 2 पाई होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, चिली सोरा यानी जिसे साल्ट पीटर कहते हैं उसका सामान्य नाम क्या है। चिली सोरा या साल्ट पीटर का सामान्य नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है NaNO3, ठीक है ना, NaNO3 होता है, NaNO3, ठीक है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरिमिडिन, ठीक है ना, पाइरिमिडिन क्षार नहीं है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरिमिडिन क्षार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि गुआनिन, ठीक है ना, गुआनिन जो है वो पाइरिमिडिन, ठीक है ना, तो नहीं है, पाइरिमिडिन मतलब नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, EDTA एक लिंगेड है, EDTA एक लिंगेड क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि क्या है, हेक्साडेंटेंट, ठीक है ना, हेक्साडेंटेंट है, ठीक है ना, हेक्साडेंटेंट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोका कोला पेय से नमक डालने से गैस निकलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बाकी लकड़ी का जलना, कागज़ के टुकड़े का जलना, लोहे को जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, निम्नलिखित अधातु में धात्विक चमक होती है वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडीन बोलते हैं उसे, ठीक है ना, आयोडीन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पवन, जिसे वायु भी बोलते हैं, ठीक है ना। वायु अनेक प्रकार के क्या होते हैं, अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होते हैं, ठीक है ना, मिश्रण होते हैं। जबकि जल क्या होता है, तो जल यौगिक होता है। कभी कभी यही एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में से जल है क्या है, मिश्रण यौगिक जो भी है, ठीक है ना, तो जल यौगिक है जबकि वायु मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कहलाता है, यानी सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उसे एंथ्रासाइट बोलते हैं, ठीक है ना, एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे अच्छे कोयला में आता है गिनती में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, सामान्य पुरुष के जो तापमान होता है उसका शरीर का तापमान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। स्वामी सहजानंद का जो संबंध है वो निम्न में से किससे है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, यानी कि बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है कौन, स्वामी सहजानंद जी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68,
बिहार किस वस्तु का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अभ्रक का उत्पादन में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि जिसे पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यानी कि इसकी शुरुआत हुआ था कब? जून 2020 में। जून 2020 में पीएम स्वनिधि की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2024 तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारत मानक यामोत्तर रेखा जिसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से उन 5 राज्यों में से कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उसमें से बिहार नहीं है, ठीक है ना। तो गुजरते हैं कौन कौन से राज्य से? तो आपको आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। टोटल 5 राज्यों से यह गुजरता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से, बिहार से नहीं गुजरता, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एच.सी. मुखर्जी। इनका पूरा नाम होता है क्या? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो कि बंगाल के शिक्षाविद थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना, सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? एक मिनट, हाँ, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी का अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दादा भाई नेहरूजी के द्वारा यह किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? 1867-68 में यह अनुमान लगाया गया था इनके द्वारा, जिसमें बताया गया था भारत का जो व्यक्ति है उसमें प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय इनके द्वारा 20 रुपया बताया गया था उस टाइम में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र के पहले जो महासचिव बने थे वो किस देश से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नॉर्वे के वो व्यक्ति थे। कौन थे? ट्रिग बेली, ठीक है ना, उनका नाम है ट्रिग बेली, ठीक है ना, जो कि नॉर्वे के थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1946 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली, यानी कि खुद गोली मार ली थी? तो यह घटना कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है ना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मार ली थी। कब? 1931 में, यानी कि 1931 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ठीक है ना, यानी रूल ऑफ लॉ का जो विचार है वो किस संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटिश की मतलब संविधान से, यानी ब्रिटेन की संविधान से यह लिया गया है। एकल नागरिकता भी वहीं से लिया गया। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, सोमगो, ठीक है ना, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सोमगो झील कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। सिक्किम जिसकी स्थापना हुआ था 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना हुआ था सिक्किम की, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि डी गुकेश, ठीक है ना, डी गुकेश, जो कि सबसे
क्या है, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का इनका रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, सर्व शिक्षा अभियान में डैश वर्ष तक की उम्र आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने से कितने वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह उठाया गया है कदम, जो कि 86वां संविधान संशोधन में बताया गया। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें यह मौलिक अधिकार दिया गया कि अनिवार्य मतलब कि जो बच्चों का मुफ्त शिक्षा और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बताया गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है किसका? राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके, ठीक है ना। और जो केंद्र में होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1965 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द है, उसका अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर घरों की पक्की ईंटों से बने स्नानागार और शौचालय जो है क्या है? महत्वपूर्ण है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। और इसकी खोज जो है यानी मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास के द्वारा किया गया था। रखाल दास के द्वारा, ठीक है ना। रखाल दास के द्वारा किया गया था कब? 1921 ईस्वी में। किसका? मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हुएनसांग। हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 15 वर्षों तक यह रहा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों में मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन कार्यक्रम शुरू किया गया? यानी कि खेल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया 2018 में? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि खेलो इंडिया कार्यक्रम, ठीक है ना। खेलो इंडिया कार्यक्रम अभियान का शुरुआत किया गया 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या? 85 है, महाद्वीप में उनमें स्थित सबसे बड़े देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है, इनमें से कौन सा युग में सही है? ठीक है ना, कौन सा युग में सही है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि दक्षिण अमेरिका, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है? ब्राज़ील है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील है। जबकि उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? तो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा है, ठीक है ना। कनाडा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। एशिया महादेश में बड़ा देश कौन है? तो एशिया महादेश में है चीन, ठीक है ना। एशिया महादेश में कौन है? चीन। और अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन है? तो अल्जीरिया, ठीक है ना। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, एशिया में चीन और अफ्रीका में अल्जीरिया है, ठीक है ना, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 85, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो यह कैसा लगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।